एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत सिंपल मैं बता दिया आपको कि यहाँ पर जो मोनोमियल्स आपको दिया हुआ है इनका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है। ठीक है, कैसे होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें है 4 और 7p, ये दोनों मोनोमियल्स है। ठीक है, ये एक मोनोमियल हो गया, ये दूसरा मोनोमियल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 9.2 का। उसमें जाके जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो देखते हैं, देखो इन दोनों के बीच में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 7p। अब ये जो 7p लिखा हुआ है, इस 7p का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू p। ये 7p को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू p। आपको इसको ब्रेक करते जाना है। जब आप पूरी तरीके से पूरा तोड़ लोगे, इसको पूरा ब्रेक कर लोगे, तब आपका सोल्यूशन बहुत इजीली निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहां जो कांस्टेंट टर्म आपको दिख रहा है उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी वेरिएबल होगा उसको साथ में लिख लेना है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है 4 है और 7 है। 4 7 हो गया 28 और साथ में आ जाएगा p। अब यहाँ जो p है ये साथ में लिखा गया, इसका मतलब है कि p जो है 28 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं और बताने वाला हूं आगे चल के, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। इसका सेकेंड प्रॉब्लम पहले देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में इसका दिया हुआ है -4p और दूसरा दिया हुआ है 7p। तो देखो ये एक टर्म हो गया मोनोमियल और ये दूसरा टर्म हो गया मोनोमियल। दोनों सिंगल सिंगल टर्म है इसलिए उसको मोनोमियल बोलते हैं। अब आप पिछले चैप्टर्स में आप देख चुके, स्क्वायर चैप्टर आप पढ़ चुके हो, क्यूब चैप्टर आप पढ़ चुके हो। तो वहां पर आप, अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहां पर जैसे 2 इंटू 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो यहां पर लिखा है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब। या फिर मान लो लिखा हुआ है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो अपन लिख सकते हैं इसको 8 रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है, 1 2 3 4। इस चीज को हम लोग को यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जब कभी भी दो सेम वेरिएबल, सिमिलर वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका उसको हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, यहां पर देखो इस टर्म में भी p है और इस टर्म में भी p है। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक कैसे होगा, 4p को हम लोग लिख सकते हैं -4 इंटू p, माइनस साइन साथ में, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऑब्वियसली इंटू का साइन रहेगा ही। और 7p को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू p। अब हम लोग कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लेते हैं और जो वेरिएबल वेरिएबल है उसको एक साथ हालांकि सबका मल्टीप्लीकेशन ही होना है। जमाएंगे, इसको अरेंज करते हैं। देखो -4 इंटू 7 इंटू ये वाला p इंटू ये वाला p। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 बार p आ गया, तो जब 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो p इंटू p को हम लोग लिखेंगे p स्क्वायर और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 4 7 हो गया 28। अब साइन है तो ऑब्वियसली आप पिछले साल पढ़ चुके हो क्लासेस में कि साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। 7 प्लस में है, 4 माइनस में, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां पर साइन आएगा माइनस का, और p इंटू p हो गया p स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है -4p और जो दूसरा दिया है 7p क्यूब। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। तो यहां पर भी आपको करना कुछ नहीं, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको देखो, ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा -4 इंटू p। देखो ब्रेक करने का मतलब हम इसका फैक्टर लिख रहे हैं और कुछ नहीं। फैक्टर के बारे में आपको पता है, फैक्टर के बारे में मैं पिछले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं। ठीक है, तो 4p का फैक्टर, -4p का फैक्टर क्या होगा -4 इंटू p। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो बीच में एक इंटू का साइन आएगा ही। अब इसका फैक्टर अगर लिखेंगे तो होगा 7 इंटू p इंटू क्यू। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अरेंज करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो -4 इंटू 7। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर जब कभी भी आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट से होगा और वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल से होगा, और लास्ट में आंसर आपको एक साथ ही लिखना पड़ता है ऐसे। ठीक है,
तो इसका कोफिशिएंट देखो 4 था, इसका कोफिशिएंट 7। आप ये सब बिना किए भी एक ही स्टेप में आंसर ला सकते हो, ठीक है। ये मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से सीख सको। अब उसके बाद ये वाला p है, ये p, दोनों p वाले टर्म है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, p इंटू पी, लास्ट में बच गया q, ये हो गया इंटू क्यू। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 था 28 हो गया, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, p 2 बार है p इंटू पी, यानी कि ये हो गया p स्क्वायर, और q एक बार है तो ये हो गया q, ठीक है। इस चीज को आप सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर आप डायरेक्ट लिख सकते थे आंसर, देखो 4 इंटू 7 हो गया 28, माइनस साइन था माइनस साइन, p इंटू पी हो गया p स्क्वायर, और लास्ट में आ गया q। एक लाइन में भी आपका आंसर आ सकता है। ये मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको ये मेथड बड़ा लग रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप ऐसे प्रोसेस में जाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है। फोर्थ में दिया है 4p³ और जो दूसरा टर्म है जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली मेरा क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। ये दिया हुआ है 3p, ठीक है। मेरा प्रिंटिंग शायद मिस्टेक है, अगर कुछ गलती होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये है 4p³ और 3p, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 4p³ लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अभी क्या था, हम लोग 2 इंटू 2 कर रहे थे तो 2 स्क्वायर आ रहा था। अगर आपको 2³ दे दिया तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यही चीज यहां पर अप्लाई करना है। इसको पहले अगर हम लोग फैक्टर इसका लिखेंगे या ब्रेक करेंगे तो ये 4 इंटू पी इंटू पी इंटू पी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसलिए यहां भी इंटू, और ये हो गया 3 इंटू पी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 3 12 इंटू, इंटू नहीं भी लगाओगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो p कितने बार है, 1 2 3 बार p और ये चौथे बार p, ठीक है, 4 बार p है, तो ये हो जाएगा p⁻⁴, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ प्रॉब्लम। फर्स्ट का जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ 4p और ये दूसरा एक्सप्रेशन दिया है 0, ठीक। 4p को अपन लिखेंगे 4 इंटू पी और इसके साथ में आएगा 0। आप इसको डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हो क्योंकि 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी के साथ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा टर्म हो, आंसर 0 ही आता है। 0 सबको अपने साथ खींच लेता है, ठीक है, सब कुछ 0 हो जाता है। तो अब देखो 4p तो 4 इंटू पी तो 4p होगा इंटू 0, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो आंसर 0, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट एक लाइन में भी यहां पर लिख सकते हो 4p इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में आपको यह देखने की जरूरत नहीं है कि सिमिलर टर्म्स हैं या नहीं है, दोनों का वेरिएबल सेम है या नहीं है। वेरिएबल अलग अलग होने के बावजूद भी किसी भी टर्म्स का आप आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट से होता है और वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।